भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र में लग्न की इतनी महत्ता बताई गई है क्योंकि लग्न एक महत्वपूर्ण स्थान है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि लग्न का इतना महत्व क्यों है, लग्न क्या है। कहा गया है जैसा लग्न वैसा शरीर, और उपनिषद में तो शरीर को ब्रह्म के समान माना गया है। और इसी बात से हम समझ सकते हैं कि लग्न की इतनी महत्ता क्यों है। यदि लग्न भाव कमजोर है, पीड़ित है, तो निश्चित ही शरीर में कमजोरी रहेगी, दिक्कतें रहेंगी। और लग्न मजबूत है, स्वस्थ है, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और सुंदर भी रहेगा। और लग्न यदि मजबूत है तो जातक का मान सम्मान भी रहेगा, और लग्न यदि पीड़ित है, कमजोर है, तो उसके मान सम्मान में भी कमी आएगी। एक तरह से कहा जाए तो लग्न इस शरीर की धुरी के समान होता है। लग्न में ही जन्म होता है और बाकी के सभी भाव इसके सहायक भाव हैं। यानी धुरी लग्न है और बाकी के भाव इसको संपूर्ण बनाते हैं। अब यह तो हम जानते ही हैं कि लग्न कैसे तय होता है। पूर्वी क्षितिज पर जिस भी राशि का उदय हो रहा होता है, वही जातक का लग्न होता है, क्योंकि पूर्वी क्षितिज पर ही सूर्य का उदय होता है। और इसीलिए पूर्वी क्षितिज पर जन्म के समय उदित हो रही राशि ही इस शरीर का जन्म या लग्न कहलाता है। और इसीलिए लग्न को पूर्व दिशा माना गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। और हमारे शरीर का जन्म भी पूर्व दिशा में ही होता है, क्योंकि पूर्व दिशा की राशि ही लग्न है और लग्न ही शरीर है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में बैठा लेने की आवश्यकता जरूर है। और यही कारण है कि कोई भी लग्न हो, यदि जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में विराजमान हो, तो यह स्पष्ट होता है कि इसका जन्म सुबह के समय हुआ है। और सूर्य यदि दशम भाव में हो तो आप मान लीजिए कि उसका जन्म दोपहर का है। चाहे जो भी लग्न हो, यह सिर्फ सूर्य की स्थिति से ही पता चल जाएगा। और सप्तम भाव में सूर्य हो तो यह संध्या का समय है, और चतुर्थ भाव में अर्धरात्रि का। तो यह सूर्य की स्थिति से पता चल जाता है। हालांकि सभी लग्नों की अवधि समान नहीं होती है। कुछ लग्न 2 घंटे से कुछ कम समय के होते हैं, और कुछ लग्न 2 घंटे से 7-8 मिनट ज्यादा के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा विषय यह नहीं है, इसलिए आप जन्म समय को जातक के कुंडली चक्र से समझने के लिए 2-2 घंटे के हिसाब से एक-एक भाव में आगे बढ़ते रहिए क्लॉकवाइज। जैसे लग्न में सूर्य हो तो सुबह का जन्म है, दशम भाव में सूर्य हो तो दोपहर का जन्म है। अब मान लीजिए यही सूर्य 12वें या 11वें भाव में हो, तो सुबह के समय से, सूर्योदय के समय से 2-2 घंटा एवरेज आप आगे बढ़ते रहिए, आपको सही जन्म समय मिल जाएगा। और इसे क्लॉकवाइज ही चलना है। कुंडली में हम जब सूर्य या अन्य ग्रहों की, राहु केतु को छोड़कर उनकी गति देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जन्म समय का पता लगाने के लिए हमको सूर्य को क्लॉकवाइज ही देखना होगा। इस बात का ध्यान रहे। और इस बात का ध्यान रहे कि पूरी क्षितिज पर जो भी राशि उदय हो रही होगी जन्म काल के समय, जातक का लग्न वही होगा। तो अभी तक हमने बात की लग्न की, यानी शरीर की, और इस शरीर को ही ब्रह्म माना गया है। तो यही शरीर, यही लग्न ब्रह्मवत काल पुरुष है। आपने बहुत बार सुना होगा कि काल पुरुष की कुंडली या मेष लग्न की कुंडली। तो केवल मेष लग्न की कुंडली ही नहीं, हर कुंडली अपने आप में ब्रह्मवत है, अर्थात काल पुरुष की कुंडली है। यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं पड़े। जो लग्न है वो हमेशा प्रथम भाव ही होगा,
जबकि कालपुरुष की कुंडली या मेष लग्न की कुंडली में अंक यानी राशियां और भाव वही होते हैं, जबकि अन्य लग्नों में बदल जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि लग्न शरीर है और बाकी के भाव उसके सहयोगी भाव हैं। तो आइए अब समझते हैं कि सभी 12 भाव मिलकर किस तरह से इस शरीर को संपूर्णता देते हैं या किस तरह से इस संपूर्ण शरीर की रचना करते हैं। यदि हम प्रसूति के समय का ध्यान रखें, यानी प्रसूति के समय सबसे पहले कपाल या ललाट दिखाई देता है। तो जब भी हमको कपाल या ललाट इसके विषय में विचार करना हो, कोई भी रोगी हो या कोई भी दुख सुख हो और इससे संबंधित हो, तो इस 12 भावों वाले शरीर के प्रथम भाव से उसका विचार करना होगा। और इसी तरह जिस क्रम में गर्भ से जातक बाहर आता है, उसी क्रम में भावों का आधिपत्य बनता चला जाता है। जैसे कपाल बाहर आने के बाद आंख, नाक, कान, मुंह ये बाहर आते हैं, तो इस पर द्वितीय भाव का आधिपत्य हो गया। और इसी क्रम में कंधे ये तीसरे भाव के आधिपत्य में आ जाएंगे। इसके बाद छाती यह चतुर्थ भाव के आधिपत्य में आएंगे। छाती के बाद पेट यह पंचम भाव के आधिपत्य में आ जाएगा। और उसके बाद कमर बाहर आती है, तो यह जो कटी प्रदेश है यह छठा भाव हो गया। और उसके बाद जननांग दिखाई देते हैं, तो यह जननांग सप्तम भाव का आधिपत्य हो गया। और इसके बाद मलद्वार, तो यह मलद्वार अष्टम भाव का कारकत्व होगा, यानी उसके आधिपत्य में रहेगा अष्टम भाव के। और इसके बाद जांघें बाहर आती हैं, तो इस पर नवम भाव का आधिपत्य होगा। फिर घुटने, तो घुटने दसम भाव के आधिपत्य में हैं। फिर टांगें यह एकादश भाव के आधिपत्य में हैं। और अंत में बाहर आता है पैर का पंजा, तो यह द्वादश भाव का आधिपत्य होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पैर का पंजा बाहर आते आते जातक अपनी माता के गर्भ से मुक्त हो गया है, और इसीलिए 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहा गया है। तो हमने अभी समझा कि लग्न क्या है और किस तरह से सभी भाव इस लग्न या कह लें शरीर के सहयोगी भाव हैं। इन 12 भावों से मिलकर ही यह शरीर बना है, या कह सकते हैं कि अपनी संपूर्णता को प्राप्त करता है। और जब भी कोई दशा या अंतरदशा में कोई भी भाव एक्टिव या डीएक्टिवेट होता है, तो उसी भाव से संबंधित अंग में दुख सुख आएगा। इसका प्रैक्टिकल उपयोग यह है, मतलब रट्टे लगा के हम किसी चीज को रट लें तो वो समय पर याद नहीं आती है। हमने आपको जो प्रक्रिया समझाई, इस प्रक्रिया को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि किस भाव की बात हो रही है, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुंडली में दशा अंतरदशा का विचार करते समय जो भी भाव एक्टिव या डीएक्टिव हो रहा हो, तो आप आराम से कह सकते हैं कि इस अंग से संबंधित पीड़ा होगी या नहीं होगी, और आपके फल कथन में भी इससे सटीकता आएगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।